प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स के टॉप 50 एमसीक्यू जिन्हें आप सही विकल्प या वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, वो पूरे सिलेबस से अर्थात यूनिट 1 से यूनिट 10 तक एक ही वीडियो में डिटेल हल के साथ जानेंगे। और आप जानते ही हैं कि न्यू एग्जाम पैटर्न में सही विकल्प वाले प्रश्नों का कितना अधिक महत्व होता है। यदि पेपर में ये सही चलेगा तो पेपर बहुत अच्छा जाता है, अच्छे अंक आ ही जाते हैं ना। और फिर हम यहाँ पर ना केवल सही उत्तर भर नहीं बताएंगे बल्कि एक एक उनकी व्याख्या करके सिखाएंगे, जिससे क्या फ़ायदा होने वाला है कि उससे मिलते जुलते और दूसरे प्रश्न भी आ गए तो वे भी बन जाएंगे। इसलिए वीडियो पूरा देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इतने महत्वपूर्ण वीडियो को आप अपने दोस्त प्रिय मित्र तक अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि उसकी भी हेल्प हो सके, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि उपयोगी वीडियो आगे भी मिल सके। प्लेलिस्ट पर देखिएगा, बहुत उपयोगी वीडियो वैसे भी उपलब्ध है। शुरू करते हैं। तो पहला अध्याय क्या है आप जानते ही हैं, मात्रक एवं मापन। यूनिट जो पहली यूनिट है मात्रक एवं मापन। तो यहाँ से हमने जो टॉप सिलेक्ट किए हैं क्वेश्चन वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। यहाँ देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो दिया है इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। तो आप जानते हैं ना, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक स्वतंत्र होते हैं, उनको व्यक्त करने की आवश्यकता किसी और मात्रक की नहीं होती है ना, जबकि व्युत्पन्न मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक की आवश्यकता होती है। तो यहाँ देखिए आप पहचान गए होंगे, मीटर, कैंडला, मोल, ये तो मूल मात्रक हो गए, और जूल हो गया व्युत्पन्न मात्रक, क्योंकि ये कार्य का होता है। यहाँ देखिए इस जो हमने बताया वही इसकी व्याख्या यहाँ पर लिखी हुई है ना, कि जूल कार्य का मात्रक है जो मूल मात्रक के जी, एम और एस से व्युत्पन्न हुआ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी अध्याय से। यहाँ आपको बताना है ऐसे युग्म पहचानिए, युग्म यानी जोड़ा, जिनकी विमाएं समान होती हैं। पहला में लिखा है बल, आघूर्ण और कार्य। दूसरे में लिखा हुआ क्या, प्रतिबल, ऊर्जा। तीसरे में बल और कार्य। फिर चौथा बल और प्रतिबल। तो किन की विमाएं समान होती हैं, थोड़ी सी ध्यान कीजिए, है ना। चलिए हम बता देते हैं, बल, आघूर्ण और कार्य की विमा समान होती है, क्योंकि कार्य बराबर भी होता है ना, कार्य बराबर बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन, यानी एक प्रकार से W बराबर F.D यानी बल गुणित दूरी। और इसी प्रकार बल आघूर्ण बराबर होता है दोनों बलों में से एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। यानी कि भावार्थ ये हुआ कि दोनों को निकालने के लिए बल का दूरी से गुणा करना पड़ता है, तो दोनों की विमा सेम ही होगी, है ना, यहाँ लिखी भी हुई है। ठीक है, सही उत्तर आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये हमने तो बता दिया, ये चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा में लिखा है यदि समीकरण v स्क्वायर, जो गति का समीकरण है, गति का समीकरण क्या है यहाँ पर, यदि गति का समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as विमीय रूप से सही है, यानी इसके दोनों पक्षों की विमा बराबर है, तो 2as की विमा क्या होगी। तो विमीय समांगता का सिद्धांत क्या कहता है कि विमीय समीकरण अगर शुद्ध है तो दोनों पक्षों की विमा बराबर होनी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थी, v यानी वेग, वेग की विमा आप निकाल सकते हैं l t की घात -1 और उसका स्क्वायर करेंगे, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, और स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा l की घात 2 और t की घात -2। तो ये चूंकि v स्क्वायर की विमा इतनी होती है तो इसलिए 2as की भी विमा इतनी ही होगी, यानी इसका उत्तर b सही होगा। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, मात्रक और मापन से ही है। इसकी व्याख्या जो हमने अभी समझाया था ना, अभी जो आपको बताए हैं क्वेश्चन जो पढ़ा दिए, यहाँ पर देखिएगा जो वही है, गति का समीकरण लिखा, यहाँ पर v की विमा निकली, फिर दाएं पक्ष की विमा बन गई, वही 2s की विमा होगी, है ना। आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब आगे देखिए, एक ही वीडियो पर बताना है ना प्यारे विद्यार्थी, इसलिए थोड़ी सी जल्दी बता रहा हूँ, अन्यथा ना लीजिएगा। अब यूनिट सेकंड शुरू हो गई है, मतलब शुद्ध गति की, यहाँ पर गति विज्ञान जिसको भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन इसमें आता है, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ की ढाल प्रवणता क्या व्यक्त करती है। तो विस्थापन, त्वरण, दूरी और चाल, याद होगा आपको, बहुत बार आया क्वेश्चन, है ना। क्या है, चलिए उत्तर बताते हैं।
त्वरण, है ना। तो त्वरण इसका सही उत्तर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर, यानी ए बराबर डेल वी बटे डेल टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8वां है, एक गेंद उच्चतम बिंदु यानी एच तक पहुंचने में टी समय लेती है, ठीक है। तो t/2 समय पर गेंद की ऊंचाई कितनी होगी, थोड़ी कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, है ना। चलिए कीजिएगा, मैं उत्तर बता दूं आपको, इसका उत्तर आएगा 3h/4। अब कैसे आया इसका हल यहाँ पर देखिए अधिकतम ऊंचाई यानी ऊंचाई के लिए यहाँ जो सूत्र है h बराबर हाफ GT², क्योंकि प्रारंभिक वेग तो 0 हुआ ना उसका। तो ये समीकरण इस रूप में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर प्रारंभिक समय t/2 समय में दूरी निकाल लिए पहले, है ना, फिर उसके बाद डिटेल हल यहाँ पर दिया है, आप और अच्छे से समझ सकते, ठीक है ना। कॉपी पेन से लेकर के हिंट हमने दे दी है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ देखो लिखा हुआ है ना, अधिकतम क्षैतिज परास आर मैक्सिमम प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप का कोण कितना होना चाहिए, याद होगा आपको 45 डिग्री, है ना। क्योंकि इसका सूत्र होता है ना, इसका सूत्र मैं यहाँ 2 थीटा साइन 2 थीटा, ये है ना, आर बराबर u² साइन 2 थीटा बटे जी। तो साइन 2 थीटा का मान 1 होना चाहिए, 2 थीटा काय के बराबर हो जाएगा 90 के बराबर, इसलिए थीटा कितना आ जाएगा 45। तो ये हो गया यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से अब यूनिट 3 शुरू होती है, गति के नियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाली यूनिट, है ना। गति के नियम, न्यूटन की गति के जो 3 नियम है ना, उस पर आधारित है पूरी ये यूनिट। तो पहला क्वेश्चन दिया है, ये भी आप देखेंगे इसमें जो प्रश्न है ना, वो अक्सर करके पेपर में आए हुए हैं और आते हैं और आएंगे भी, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है न्यूटन की गति के नियम को, किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो भाई प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं ना, क्योंकि प्रथम नियम क्या कहता है कि जो वस्तु जैसी है वैसे ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, है ना। तो प्रथम नियम को कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हैं। तो अगला क्वेश्चन ये लिखा है सेकेंड यानी 12वें नंबर का, कि बंदूक की गोली गुटके से टकरा करके धंस जाती है, मीन्स धंस गई यानी अप्रत्याशित संघट्य हुआ वहां पर। तो इस दौरान क्या संरक्षित होगा, तो अप्रत्याशित टक्कर में संवेग संरक्षित रहता है। सभी प्रकार की टक्करों में रेखीय वेग हमेशा संरक्षित रहता है ना, क्योंकि वहां बल बाह्य बल शून्य होता है। अगला क्वेश्चन इसमें जा रहा है 13वें नंबर का, क्या लिखा हुआ है कि किसी वस्तु पर नियत बल कांस्टेंट लगा रहा है, बल बदल नहीं रहा है, निश्चित है, नियत है। तो क्या समान होगा, बल में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो त्वरण समान होगा, त्वरण नहीं बदलेगा, है ना। क्योंकि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम भी तो वही कहता है F बराबर m इंटू ए, है ना। तो भाई यहाँ पर बल नहीं लग रहा है, तो द्रव्यमान तो बदलने वाली राशि है ही नहीं है, तो स्वाभाविक है त्वरण भी नहीं बदलने वाला, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर हुआ। अब अगला देखते हैं, यहाँ पे देखिए 15वां क्वेश्चन, कि यदि लिफ्ट त्वरण ए से नीचे गिर रही है, गति कर रही है, नीचे की ओर गति कर रही है, तो व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा। आभासी भार क्या होगा, तो आप देखिए, तो जो लिफ्ट है वो भी नीचे गिर रही है और गुरुत्वीय बल भी नीचे की ओर लग रहा है। तो अब आप अनुमान लगाइए क्या होगा। चलिए इसका उत्तर आएगा सी, है ना, सी इसका उत्तर आएगा, यानी कि एम जी माइनस एम ए करेंगे तो भाई एम कॉमन निकल गया, तो कितना आ जाएगा एम कोष्ठक के अंदर जी माइनस ए, ठीक है ना। सी इसका आंसर होगा, ठीक है। यूनिट 4 कार्य ऊर्जा और शक्ति से। तो यहाँ देखिएगा 16वें नंबर का क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, लिखा हुआ है यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल कार्य करती है, 10 सेकंड में कितना 100 जूल कार्य करती है,
तो उसकी शक्ति क्या होगी? तो शक्ति का सूत्र मालूम होना चाहिए। तो शक्ति यानी पावर P बराबर कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी W/T। तो भाई कितना है यहाँ पर? देखिए W यानी कितना जूल कार्य करना है? 100 जूल कार्य करना है। समय कितना लगा? 10 सेकेंड। तो 100/10 किए तो आ जाएगा 10 वाट। ठीक है ना, सिंपल। अब अगला यहाँ पर देखिए, कार्य ऊर्जा और शक्ति से ही यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि संरक्षी बल जैसे गुरुत्वाकर्षण बल इत्यादि द्वारा किया गया कार्य केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, पथ पर नहीं। ठीक है ना, तो ये इसलिए 0 होगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन कार्य ऊर्जा और शक्ति से ही है कि स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचने पर उसमें जो ऊर्जा संचित हो गई वो कितनी है? U है। तो 10 सेंटीमीटर खींचने पर क्या होगी? यहाँ पर देखिए कितने गुना ज्यादा लंबा खींचना पड़ेगा। 10/2 करेंगे तो 5 आएगा ना, यानी 5 गुना बढ़ रहा है ना, x यानी विस्थापन। ठीक है, तो जो ऊर्जा होती है एक्चुअली U बराबर जो होता है, वो x U बराबर होता है, यहाँ पर ये देखिएगा, U बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर। मीन्स U का मान x के स्क्वायर के समानुपाती आप कह सकते हो। मैं शॉर्टकट से बता दे रहा हूँ, इसमें डिटेल से हल किया है। तो x का मान कितना निकाल लिया अपन ने? 5 निकाले ना, हमने कहा ना 10/2 यानी 5। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25, है ना। तो इसका 25U आएगा, और यहाँ पर डिटेल से एक एक स्टेप हल करके यहाँ पर बताई गई है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इससे कि कार्य ऊर्जा जो प्रमेय जो होता है उसके अनुसार किसी वस्तु पर शुद्ध कार्य किसके बराबर होता है? कुल मिलाकर के कार्य ऊर्जा प्रमेय ही आपको यहाँ से पूछ लिया, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर ही होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि स्थितिज ऊर्जा U वक्र में, स्थित ऊर्जा कितनी है? U है। तो वक्र में जब संतुलन की स्थिति आएगी तो कहाँ होगी, है ना। तो जब ढाल 0 होगा तभी संतुलन की स्थिति आएगी। ठीक, यूनिट 5 कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। कणों का निकाय और उनकी घूर्णी गति, है ना, जड़त्वाघूर्ण वाला चैप्टर है ये वाला। तो पहला क्वेश्चन यानी 23वां क्वेश्चन यहाँ बोलना चाहिए, है ना। हमको 50 बताना, 23 आधा हो गया कि जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर आएगा A। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये डिटेल लिखा है, जड़त्व आघूर्ण I बराबर सिग्मा mr² से आप निकाल सकते हो उसके सूत्र से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर घूर्णी गति से ही कि जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर नहीं करता? तो प्यारे विद्यार्थियों सही उत्तर इसका क्या कहलाएगा? B, है ना, घूर्णी वेग पर नहीं करता, क्योंकि देखो द्रव्यमान पर, घूर्णी अक्ष की स्थिति पर, द्रव्यमान के वितरण पर तो निर्भर करता है ना। क्योंकि जड़त्व आघूर्ण I पिंड का आंतरिक गुण है जो केवल द्रव्यमान पर, द्रव्यमान के वितरण पर, अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन वेग पर नहीं। और फिर अगला है क्वेश्चन 26वां कि यदि बाहरी बल आघूर्ण 0 हो तो कौन सी राशि संरक्षित होगी? तो आपको तो उत्तर भी दिख गया यहाँ पर, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम ही है ये, है ना। तो इसका उत्तर आएगा कोणीय संवेग। ये देखिए लिखा हुआ कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। यूनिट 6 गुरुत्वाकर्षण। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न इसका यानी कि 28वां क्वेश्चन बोल सकते हैं इस अध्याय का पहला, कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल दूरी r पर किस प्रकार निर्भर करेगा? तो आपने गुरुत्वाकर्षण बल का जो सूत्र है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से, F बराबर क्या जाना था? G(m)/r²। तो बटे में क्या आता है? r²। तो इसका उत्तर आएगा सा, है ना, 1/r²। तो बटे में r² जब है बटे में, तो जो ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाती है, इसलिए r की घात ऋण 2। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है पलायन वेग। उस पिंड के पलायन वेग जिसको VE से दर्शाते हैं, किसी वस्तु को अपन फेंकते हैं तो वो
वापस पृथ्वी पर नहीं आती तो वह न्यूनतम वेग जिसको फेंकने से वह गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार कर जाती पलायन वेग कहलाता है। तो यहाँ यही पूछा गया कि पलायन वेग पिंड के द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आएगा ए। ठीक है ना। फिर देखिएगा गुरुत्वाकर्षण से ही भूस्थैतिक उपग्रह है ना जो पृथ्वी के साथ साथ चलता है तो उसका आवर्तकाल कितना होता है। भाई पृथ्वी के साथ साथ चलता है 24 घंटा होगा, जैसे पृथ्वी के 24 घंटे में दिन रात होते हैं ना, तो इसका उत्तर सही है 24 घंटे। अगली इकाई है यूनिट 7 द्रव्य के गुण, है ना। तो द्रव्य के गुण यहाँ प्रत्यास्थता वगैरह है। तो क्वेश्चन है प्रत्यास्थता गुणांक की विमाएं किसके समान होती हैं। तो इसका उत्तर आएगा ए नंबर का दाब। ठीक है, अब क्यों होगा यहाँ पर आप व्याख्या देख लीजिएगा। ठीक है ना। स्टोक के नियम के अनुसार सीमांत वेग एक गोले की त्रिज्या r पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो स्टोक का नियम ही पूछ लिया, तो इसका उत्तर भी आएगा बी नंबर का। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती, किस कारण से होती हैं। तो पृष्ठ तनाव के कारण, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण सरफेस एरिया कोई भी वस्तु कम करना चाहती है तो सिकुड़ करके वह गोलाकार शेप में आ जाती है ना। केशिका नली में द्रव की ऊपर चढ़ने की ऊंचाई यानी h और नली की त्रिज्या r पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो पतली नली होती है ना तो उसमें ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ जाता है द्रव। तो भाई सीधी सी बात है, तो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो यहाँ पर जो 1/r वाला जो संख्या है यानी सी नंबर का, ये सही उत्तर आएगा है। अगली यूनिट 8 ऊष्मागत की, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक परमाणुक गैस के लिए विशिष्ट ऊष्मा यानी Cp/Cv जिसको आप विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, तो इसका मान कितना होगा। तो इसका मान आ जाएगा 1.67 है ना। कैसे आया 1.67, यहाँ देखिएगा ये पूरा यहाँ पर इसका हल यहाँ पर बताया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले करके थोड़ी जूम कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 40वें नंबर का, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित होता है। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यहाँ इसका डिटेल लिखा हुआ है, ये देखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 43वां कि एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो केवल ताप पर निर्भर करती है। ठीक है ना, यहाँ पर ये व्याख्या इसकी दी गई है, पढ़ लीजिएगा आप। 44वें नंबर का क्वेश्चन है रुद्धोष्म प्रक्रम में कौन सी राशि स्थिर रहती है। तो प्यारे विद्यार्थी, जैसे नाम ही स्पष्ट है, रुद्ध ऊष्म यानी रुद्ध हो जाए ऊष्मा यानी ऊष्मा का आदान प्रदान रुक जाए, यानी ऊष्मा ही स्थिर रहेगी। ठीक है ना, रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। 9वीं यूनिट दोलन और तरंगे, तो यहाँ क्वेश्चन बनता है एक सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम जिसको कहते हो आप, तो उसका आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। तो आपने आवर्तकाल का सूत्र जाना है, पढ़ा होगा, T=2π√L/g। तो उस सूत्र से L क्या है, धागे की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सरल आवर्त गति में अधिकतम वेग कहाँ पर होता है। तो प्यारे विद्यार्थी, माध्य स्थिति साम्य स्थिति पर अधिक वो होता है, सबसे अधिकतम वेग, है ना। अगला क्वेश्चन है दोलन और तरंगों से 47वें नंबर में कि अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न नहीं की जा सकती। किस माध्यम में उत्पन्न नहीं की जा सकती। तो गैसीय माध्यम में उत्पन्न नहीं की जा सकती, है ना। तो यहाँ पर ये पूरा इसकी व्याख्या भी दी गई है, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगों के लिए माध्यम ऐसा होना चाहिए जिसमें अपरूपणता का गुण आ सके, यानी बल लगाने पर वो माध्यम में परिवर्तन उसके आकार में आकृति में परिवर्तन हो जाना चाहिए, और गैस में ऐसा नहीं होता है ना। फिर अगला क्वेश्चन है 50वें नंबर का, है ना।
तो यहाँ पर देखिए डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आवृत्ति में आभासी परिवर्तन से रिलेटेड है डॉपलर प्रभाव। श्रोता और स्रोत के बीच आपेक्षिक गति क्या प्रभाव का क्या परिवर्तन होता है वो सब इसमें डिटेल में बताया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने एक ही वीडियो में पूरे सिलेबस का सार आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है और अब बारी आपकी है, आपके प्यार और सहयोग की है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को कुछ अपने जो प्रिय मित्र हों वहाँ तक शेयर भी कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, है ना। और भाई आप जब सब्सक्राइब और लाइक करते हैं और आपके मन में जो कमेंट जो भी प्रश्न होता है वो कमेंट करते हैं तो हमें लगता है कोई हमारे प्यारे विद्यार्थी भी हमारे वीडियो का इंतज़ार करते हैं, तो हमें भी उत्सुकता रहती है कि अगला वीडियो बहुत जल्दी बनाएं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू प्यारे विद्यार्थी, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।